नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 15th क्लास है। इसके पहले मैं 14 क्लास इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष हैं? दोस्तों याद रखिएगा, मितावली गांव का 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इसके साथ ही याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल 364 योगिनी मंदिर हैं, मुरैना में, खजुराहो में एवं जबलपुर में। तो मितावली गांव 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है और इसके अंदर कुल 64 कक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो। मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर 64 छोटे कक्ष हैं। यह एक गोलाकार मंदिर है। 1323 ईसा पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार यह मंदिर कच्छप राजा देवपल द्वारा बनाया गया था। इसे इक्तेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतदेशीय हुगली नदी पर स्थित है? इसका मतलब है समुद्र तट पर नहीं है, 128 किलोमीटर देश के अंदर है। इसका सही जवाब होगा कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता पोर्ट या कलकत्ता बंदरगाह है, जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद पोर्ट ट्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, छतरपुर जिला उत्तर में किस राज्य से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, छतरपुर जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। यह मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। छतरपुर की स्थापना 1785 में हुई थी। इसका नाम बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है, जो बुंदेलखंड की आजादी के संस्थापक थे, याद रखिएगा, राजा छत्रसाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था। संघीय सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। भारत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होंगी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसकी विशेषता नहीं है। संघीय सरकार रक्षा, विदेश मामलों और संचार से निपटेगी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 के अंतर्गत भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और देसी राज्य सम्मिलित हों, जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपयुक्त विषय के लिए आवश्यक वित्त संग्रह की शक्ति प्राप्त हो। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली, लेकिन 29 जुलाई को इसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी होती है। भारत में प्रमुख प्रकार की मिट्टियां हैं जड़ोल मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पीट मिट्टी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंदू सरवटे का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा, चंदू सरवटे एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चंद्रशेखर त्र्यंबक सरवटे, जिन्हें चंदू या चंद्र के रूप में भी जाना जाता है, इनका जन्म 22 जुलाई 1920 में सागर के मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। यह एक हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारत के लिए 1946 से 1951 के मध्य 9 टेस्ट मैच खेले। सरवटे ने कला और कानून में डिग्री प्राप्त की थी और पेशे से वह एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ थे, याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे। चंद्रशेखर
त्र्यंबक सरबटे या जिन्हें चंदू सरबटे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी मंदिर समूह, हनुमानगढ़ी मंदिर समूह, कुटी मंदिर समूह और अंधा कुआं मंदिर समूह कहां पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा थोवन। थोवन याद रखिएगा दोस्त, बिहार राज्य में स्थित है। सीतामढ़ी मंदिर समूह, हनुमानगढ़ी मंदिर समूह, कुटी मंदिर समूह तथा अन्नकुआ समूह थोवन बिहार में स्थित है। यह शहर उत्तम पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस प्रश्न में दोस्तों अधिकतर सीतामढ़ी मंदिर समूह के बारे में पूछा जाता है या हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में सेपरेट पूछा जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर समूह कहां स्थित है या सीतामढ़ी मंदिर समूह कहां स्थित है। तो याद रखिएगा थोवन बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो या ताशकंद। तो याद रखिएगा अगस्त में एससीओ रक्षा मंत्रियों की मीटिंग ताशकंद में हुई थी। याद रखिएगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है और एससीओ का पूर्ण रूप होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली आप सभी जानते हैं भारत की राजधानी है। इसके अलावा बीजिंग चीन की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी एवं ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा नाविक यानी कि सेलर्स के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं। याद रखिएगा, ताकि उन्हें समुद्री यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह 21 अगस्त 2022 में मनाया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का कहां आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां लॉन्च हुई है? तो दोस्तों यह पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। याद रखिएगा स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली सेल बस। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका का पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो दोस्तों यह भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा निपिन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा निपिन का संबंध बौद्धिक संपदा से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका निर्माण कोलकाता शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा दिसंबर 2023 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। और यह प्रश्न दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी 2023 एवं वन रक्षक दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्या लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके दही उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दही लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके उत्पादित किया जाता है क्योंकि किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बनिक यौगिक विघटन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए सीखने के स्थान पर किसके मूल डिजाइन का वर्णन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय उद्यान के मूल डिजाइन का वर्णन किया जाता है सतत विकास को सीखने के स्थान पर। नामांकित आरेख राष्ट्रीय उद्यान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। विश्व भर में राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग वातावरण में जैव विविधता के संरक्षण की अनुमति देते हैं। प्रत्येक वातावरण में राष्ट्रीय उद्यान भूमि, जानवरों और आवासियों के लिए जिम्मेदार हैं।
अगला प्रश्न है, पीने का पानी हमारे शरीर के लिए क्या माना जाता है? तो दोस्तों पीने का पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पीने का पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। पानी पीने से हमारे शरीर का पाचन एवं मेटाबॉलिज्म सही रहता है। पानी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का काम करता है और हानिकारक टॉक्सिक को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके रेखीय विस्तार का गुणांक अधिक होता है? ऑप्शन है इस्पात, क्वार्ट्ज, लोहा या एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रेखीय विस्तार का गुणांक अधिक होता है। रेखीय गुणांक का विस्तार यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी लंबाई में या लेंथ में वृद्धि देखी जाती है। एल्यूमिनियम के रेखीय विस्तार गुणांक अधिक अर्थात 23.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर एल्यूमिनियम की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि या प्रसार को रेखीय गुणांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है और श्रृंखला दी है, और दोस्तों आपको सीरीज वाले प्रश्नों में और खासकर अल्फाबेटिक सीरीज वाले प्रश्नों में प्लेस वैल्यू याद करना काफी महत्वपूर्ण है। और अगर इस तरह के प्रश्न आते जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों दिए हैं तो काफी आसानी से हो सकता है। जेड से सी में जाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा। सी से अगर आप डब्ल्यू जाते हैं तो -6 करना पड़ेगा। डब्ल्यू से अगर एफ जाते हैं तो +9 करना पड़ेगा। और यहां वाला लास्ट वाला पूछा है तो देखिए आप 3-3 का अंतर आ रहा है, +3 -6 +3 यहां आएगा -12। तो अगर एफ से -12 जाते हैं तो आएगा टी। इसी तरह से बाय से अगर आप बी जाते हैं तो आपको फिर +3 करना पड़ेगा। बी से अगर भी जाते हैं तो -6, भी से अगर ई जाते हैं तो +9, और ई से अगर आप -12 जाते हैं तो आता है एस। तो आपको शुरू के 2 अल्फाबेट में ही आपको आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बाकी इसके अलावा भी देख लीजिएगा। एक्स से +3 जाते हैं तो आएगा ए से -6 जाएंगे तो यू से +9 जाएंगे तो डी, और डी से -12 अगर जाएंगे तो आता है आर। अल्फाबेट्स तो इसमें क्लियर हो गए। बाकी इसके अलावा आप नंबर्स देखिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट्स और नंबर में सेम सीक्वेंस फॉलो किया हो। 15 से 26 गए तो +11, 26 से 37 गए तो फिर +11, 37 से 48 गए तो फिर +11, और 48 अगर +11 करेंगे तो आएगा 59। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मैक्सिमम टाइम इन दोनों में सेम डिफरेंस रहता है, बाकी कई बार 2 प्रकार के पैटर्न फॉलो भी कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विजय संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद का पुत्र है। विजय का दामाद संजय से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहला अपन अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो विजय संजय की माता का पिता है। तो इधर लिखते हैं विजय संजय की माता का पिता, और संजय विजय की इकलौते दामाद का पुत्र है। तो इधर बना देते हैं दामाद, और इसका पुत्र है संजय। तो विजय का दामाद पुत्र है, तो विजय का दामाद संजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यह दामाद संजय से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों यह इसका पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से आप चार्ट बना के इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। दोस्तों डायरेक्शन वाले में तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कल्पना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, यहां से उसने 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली और फिर वह बाएं मुड़ी। तो हमेशा क्लॉकवाइज आप देखिएगा दाएं और एंटी क्लॉकवाइज बाएं। तो अगर वह बाएं मुड़ती है तो ऊपर तरफ मुड़ेगी, और 6 किलोमीटर यात्रा करी। थोड़ा इधर बना लेते हैं, 3 किलोमीटर चली और फिर 6 किलोमीटर चली, और फिर वह दाएं मुड़ती है यानी क्लॉकवाइज और 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, इधर से 3 किलोमीटर ऊपर है, उत्तर की ओर चली, और अंत में वह 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम हुआ इस तरफ 5 किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? उसने इधर से चलना स्टार्ट किया था, 3 और 2 5 गई वह पूर्व दिशा में,
और 5 आई वापस पश्चिम में, तो वह अपनी दिशा से, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वह उत्तर की दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब 47 का 43 से जो संबंध है वही 67 का संबंध चौथी संख्या से क्या है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस से ही स्टार्ट करना देखिएगा। कई बार यहाँ स्क्वायर भी पूछा जाता है, क्यूब भी पूछा जाता है, प्लस माइनस भी देखा जाता है। तो 43 में अगर +4 कराएंगे तो 47 आएगा, 67 में ही +4 करेंगे तो 71 आएगा। कई बार काफी सरल प्रश्न आ जाते हैं, बाकी अपन उसे डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हल करें। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का भी आपको 1 से 2 प्रश्न तो आपको हर एक सेट में देखने को मिलते ही हैं, और इस तरह के प्रश्न में बोडोमास का नियम शायद आप सब पे मुझे लगता है बनता होगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाले ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो 24 का अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 3, 7 3 21 इंटू ये वाला 3, 4 दूनी 8, इधर बाहर प्लस में 12 है और इस तरफ -40 माइनस है। तो अंदर अपने पास बचेगा 21 प्लस ये 9 हो जाएगा, 3 3 9 -8, बाहर +12, इस तरफ माइनस में 40, सॉरी 40 माइनस। अब इधर भी पहले प्लस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 -8 तो 22, 40 -22 +12, तो ये इधर हो जाएगा 40 और 12 52, 52 -22, आंसर आएगा आपके पास 30। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 30। अगला प्रश्न है, 12 पेपर में एक छात्र के औसत अंक 88 हैं। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम अंक शामिल नहीं किए जाते तब औसत होता है 91 91। यदि उच्चतम अंक 92 है तो न्यूनतम अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में निकालने की कोशिश करिएगा टोटल अंक। 12 पेपर थे और उनका एवरेज था 88, तो ये हो जाएगा 1056। 1056 उसके कुल अंक थे, और क्वेश्चन में दिया है 92 उसके अधिकतम अंक थे 92। तो न्यूनतम मान लेते हैं कि न्यूनतम थे उसके x, और इसी x की वैल्यू अपने को चाहिए है। अगर अधिकतम और न्यूनतम नहीं ऐड करते तो उसका एवरेज दिया था इन्होंने 91। टोटल 12 में से अधिकतम और न्यूनतम अगर नहीं करते तो बचे 10, तो 91 इंटू 10 प्लस अधिकतम थे 92 और न्यूनतम x जो अपन ने माना, और टोटल अंक थे 1056। इन दोनों को उस तरफ भेजते हैं तो बचेगा अपने पास 1056 माइनस 910 माइनस 92, x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1002। 1056 माइनस 1002, तो x की वैल्यू आ जाएगी 54। 54 न्यूनतम अंक थे और 92 उसके अधिकतम थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 54। अगला प्रश्न है, 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर आपको पहले करके आप गए हैं तो काफी महत्वपूर्ण और काफी सरल प्रश्न रहते हैं। इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो 18 सहित 3/4 की वैल्यू होती है 75/4, और अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं है तो 18 चौको 72 प्लस 3 तो 75/4। तो चतुर्थांश होता है यह ऊपर वाला जो जिसके अपॉन में 4 दिया होता है, तो इसका सही जवाब होगा 75। इसके जो ऑप्शन गलत दिए हैं इसका सही जवाब होगा 75, 75। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं हैं, दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना पहली संख्या के वर्ग से 540 अधिक है। फिर से देखिएगा, दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना पहली संख्या के वर्ग से 540 अधिक है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः
अनुपात 3:2 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो मान लीजिए पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 2x। अब इनने कहा है दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना, तो दूसरी संख्या मतलब 2x का वर्ग का 6 गुना मतलब इंटू 6। पहली संख्या के वर्ग से 540 अधिक अधिक है। पहली संख्या का वर्ग 3x² और अधिक है दिया है तो प्लस 540, मतलब ये वाला अधिक है तो इस तरफ प्लस 540 होगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4x² बराबर 9x² प्लस 540। को अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये वाला हो जाएगा 24x², सॉरी हाँ 24x² है यहाँ भी, माइनस 9x² बराबर 540। ये बचेगा 15x² बराबर 540। इसको काट देंगे तो ये कटेगा 36 बार। x² की वैल्यू आ गई 36 तो x की वैल्यू हुई 6। अब इन्होंने प्रश्न में पूछा था दूसरी संख्या का मान क्या होगा, तो इस x की जगह 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, दूसरी संख्या का मान 12 होगा। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में प्रथम 5 स्थान पर आने वाली लड़कियों ने 12, 18, 20, 16 और 14 अंक प्राप्त किए तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों डायरेक्ट आपको बस औसत पूछा गया है, इस पूरी कहानी से इसमें प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है। 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 14, अपॉन में जितनी टोटल संख्या है तो आएगा 5। जाएगा 30, 30 और 20 80 अपॉन 5। 5 से 80 16 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न में सिर्फ इन्होंने औसत पूछा था इन 5 संख्याओं का, तो औसत में सबको जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। अगर 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? तो मान लेते हैं शुरुआत में दूध और पानी की मात्रा थी 5x और x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं 5x अपॉन x और 8 लीटर पानी और मिला दिया तो x प्लस 8 और इनका अनुपात है 5:3। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और ये 5 से 5 तो पहले ही कट गया, तो 3x बराबर x प्लस 8, x इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2x बराबर 8, तो x बराबर हुआ 4। अब इन्होंने पूछा है कि मिश्रण में शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, इधर x की जगह रख देंगे 4, 5 4 जा 20 तो 20 लीटर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 लीटर था दूध शुरुआत में। और अगर इन्होंने पानी पूछा होता तो 4 लीटर पानी था, x की जगह पानी मतलब 4 लीटर रख देते। अगला प्रश्न है पहली 3 संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 3 संख्याओं का घन होता है 1 का घन 1, उसके बाद 2 का घन होगा 8, तो 3 का घन होगा 27। इसका औसत पूछा है तो ये हो गया 9 और 27 36 अपॉन 3 से काटेंगे तो आएगा 12। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं के घन का औसत होता है 12, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 15वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके लिए एग्जाम में उपयोगी साबित होगी। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों डेली बूस्टर की क्लासेस भी अथर्व अकेडमी चैनल पर कंटिन्यू चालू है, जिसमें मैं वन लाइनर टाइप, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, नेशनल लेवल सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर,
एवं विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, तो उन क्लासेस को भी आप एक बार जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश जीके की मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूं, तो उन क्लासेस को भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।